प्यारे छात्रों नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आप सभी का स्वागत है। छात्रों आज हम मिड टर्म एग्जामिनेशन है ना 2024-25 का जो प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान का उसे लेकर हाजिर हैं। आपको ये देखने का मौका है कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की हैं और किस प्रकार से आप सुधार कर सकते हैं। प्यारे छात्रों ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है सामान्य निर्देश ये सभी प्रश्न पत्रों में सेम ही है ना। तो इन पर समय ना गंवाते हुए हम आगे चलते हैं। ये हमने आपको बता रखे हैं कि कितने प्रश्न से कितने तक कितने नंबर का आता है, तो इस पर अब समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। और हम प्रश्न पत्र आगे पढ़ते हैं और यहाँ से हम आपके प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है ना, इस पर हम निशान लगाएंगे यहाँ से। ठीक है छात्रों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, अर्थात उत्तर के है ना अपने उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनिए। अब देखिए जो घटनाएं जब हुई है ना उसका वर्णन करेंगे है ना, और इसमें से कौन सा सही है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ है ना वो बताना। अब देखिए अगर हम बात करें है ना न्यासीता परिषद की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहला हो, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं है ना। और उसके बाद है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले हुई थी ना, तो इसके हम 2 नंबर दे दें यदि हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसको हम इसके बाद ये आया ना इसको 3 नंबर दे दें और ये बचा इसको हम 4 नंबर दे दें। इस क्रम में यदि हमारा उत्तर बन जाए तो ये ठीक रहेगा। इसके लिए देखिए चौथा दूसरा तीसरा ये वाला विकल्प आपको सही नंबर देगा। ठीक है ना। आपको जो सबसे पहले हुआ, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की है ना, फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, हमने सोचा ये है ना युद्ध को रोकेगा, ये रोकने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है ना कि भविष्य में और युद्ध ना हो। फिर न्यासीता परिषद की है ना, न्यासीता परिषद की स्थापना की, इसको है ना परिषद को स्थगित किया गया, स्थापना की और स्थगित भी किया गया। तो ये सब जो बातें हुई है ना इस क्रम में हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 और 3 हम एक साथ हल कर सकते हैं है ना। तो प्रश्न नंबर 2 कहता है हमारा ये, प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से लेते हैं। 1951 में जापान का निम्नलिखित में इसमें किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है ना 1951 से है ना। हालांकि आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पढ़ चुके होंगे कि अमेरिका ने इस पर बम गिराए थे, मगर अमेरिका के साथ अब इसका सुरक्षा गठबंधन है। तो 1951 से है ना 45 में जो हुआ उसे भूल करके 1951 में इसने इस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन किया है। और निम्नलिखित में से किसे वैश्विक संपदा माना गया? वैश्विक संपदा माना गया हमारे धरती के वायुमंडल को है ना, धरती के वायुमंडल को वैश्विक संपदा माना गया है। और 1992 में 1992 में ब्राज़ील में हुआ पृथ्वी सम्मेलन है ना को निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर केंद्रित था है ना। डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये किस पे था? पर्यावरण और विकास पर संबंधित था। किस पर संबंधित था? पर्यावरण और विकास पर संबंधित था। अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं छात्रों। सूची है सूची 1 सूची 2 का सही मिलान कीजिए है ना। इसका हम सही मिलान कर लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला पहला विकासशील देश। पहला विकासशील देश की बात करें तो ये पहले विकास की बात करें तो ये हो जाएगा श्रीलंका है ना। और ये है इस देश की खुफिया एजेंसी को इंटरनेशनल सर्विस इंटेलिजेंस ISI की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। ठीक है। एक हिमालयी देश जिसे विकास कार्यों के लिए सबसे अधिक अनुदान भारत देता है ना। भारत सबसे ज़्यादा अनुदान जो देता है वो भूटान को देता है
है ना। और 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, है ना। 1971 में इंदिरा गांधी जी द्वारा यह पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा था वो आज़ाद हो गया, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इसके लिए हमारा यहाँ पर जो दे रखा है विकल्प सी हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे छात्रों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। ये थोड़े प्रश्न मेहनत करने वाले होते हैं। नीचे दिए गए दो कथनों को क्रमशः कवि कथन ए तथा कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये क्या कहता है, भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया। बात सही, श्रीलंका की जनता ने भी पसंद नहीं किया था और तमिलों ने पसंद नहीं किया था। कारण आर क्या कहता है, श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, या यूँ कहें कि अंदरूनी मामलों में टांग अड़ा रहा है ना। तो ये कहते हैं अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या है। तो प्यारे छात्रों इसका उत्तर ये ही हो जाएगा, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 7 की तरफ, है ना। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारा, 8 भी बन जाएगा यहीं से, 8 भी हो जाएगा यहीं से। प्रश्न नंबर 7 है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम है अंतोनियो गुटरेस। कौन है, अंतोनियो गुटरेस है ना। ये आप लगा देंगे निशान। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है छात्रों, निम्नलिखित में से किस देश को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है ना। क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं हैं इससे अलग रखा गया है भारत देश को। तो यहाँ आप भारत पर निशान लगा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य 1950 से 1960 के दशक में स्वच्छ जल संसाधनों को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। तो ये इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन देशों के बीच हुए। इस पर निशान हम लगा देंगे। अब छात्रों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 की तरफ। 10वां प्रश्न क्या कहता है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, और इसके सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। 10वां क्या कहता है छात्रों, नीचे दिए गए दो कथनों को क्रमशः अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में अंकित किया गया है ना। उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कहता है, 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। और क्या कहते हैं, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य आसियान को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने का था। ये तो सही नहीं है। अब देखिए पढ़ते हैं, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, इस पर नहीं चलेंगे। बी क्या कहता है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, गलत है। सी क्या कहता है, अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो यहाँ पर हम इसको निशान लगा देंगे। ठीक है छात्रों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चले हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, 11वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कहा जाता है ना। नव उदारवादी वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण का जो विरोध कर रहा है वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम पर आप निशान लगा देंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा, ये है ना, मैं बहुत बार बताया आपको, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। और ये
कुछ बच्चों ने इसका गलत उत्तर दिया। दुख की बात है ना। पहले 3 आम चुनाव में क्योंकि जनता कांग्रेस को ही है ना मानती थी कि उसने देश आज़ाद कराया है और इसका संगठन बड़ा अच्छा था, बहुत बार पढ़ाया। दुख हुआ कि इस प्रश्न को कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया, तो इसका उत्तर बच्चों कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? अच्छा सॉरी 13, 11, 12 नंबर तक तो हमारे 1-1 नंबर के थे। अब हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं, है ना। 2-2 नंबर के प्रश्न को हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। क्या है? सोवियत संघ में गोर्बाचेव जो राष्ट्रपति बने, है ना, ये 90 और 91 के आसपास का जिक्र है। सोवियत संघ में गोर्बाचेव के शासन काल के दौरान पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों के एक के बाद एक गिरने के कोई 2 कारण गिरे, अर्थात लगातार सरकारें गिरने शुरू हो गई। इन कारणों के बारे में बताइए। अब देखिए प्यारे छात्रों, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध किया। अपनी सरकारों का विरोध किया और सोवियत के नियंत्रण का विरोध किया। और प्यारे छात्रों, गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने उस तरह का नहीं किया जैसा अतीत में होता था। अर्थात गोर्बाचेव थोड़ा सुधार चाहते थे, है ना। जनता या तो पहले जैसे तानाशाही चाहती थी या फिर ज़्यादा सुधार चाहती थी, इसलिए इससे अलग होते चले गए। नेक्स्ट प्रश्न है ना, क्या है? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, मैंने कहा था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब देखो आ गया, है ना। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल जो है ना, ये भी सोवियत संघ से ही संबंधित है ना। जो वस्तुएं हैं ना या उद्योग, उनको औने पौने दामों में बेचा गया, है ना। तो रूस में शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप, है ना, रूस में शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, अर्थात कम रेटों पर बेच दिया गया, है ना। और इनको किसने खरीदा? बोरिस येल्सिन के संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने, उसके परिचितों ने खरीद लिया। महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई। यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। मटियामेट माने नष्ट करने वाला साबित हुआ। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। या ये कहा जाए इन उद्योगों को किसने खरीदा? ये बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति बने, उनके रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने उन्हें खरीद लिया, है ना। ऐसा हर जगह हर समय में होता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, है ना, किस राज्य के हैं तो सब उनको लाभ पहुंचाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है ना, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के किन्हीं 2 क्षेत्रों की पहचान कीजिए, है ना। ये प्रश्न है ना आ जाता है, अच्छा प्रश्न है ना। पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, देखिए हमारा भारत का मानना है तो जो कश्मीरी उग्रवादी हैं उनको हथियार मुहैया कराने का काम पाकिस्तान करता है। हमारा ये भी मानना है कि पाकिस्तान उग्रवादियों को प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है और धन भी प्रदान करता है। और क्या है, भारत पर आतंकवादी हमलों में उन्हें सुरक्षा, है ना, कवरिंग क्षेत्र भी, है ना, प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा ऐसा मानना है और पाकिस्तान ऐसा करता है। तो ये 15वां प्रश्न हमारा हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न क्या कहता है छात्रों हमारा? ये कहता है भारत और नेपाल के मध्य विशेष मधुर संबंधों को उजागर कीजिए, है ना। देखिए भारत और नेपाल के बीच कभी कोई तकरार वाली बात आई नहीं है, इसके बीच अच्छे संबंध है और भारत नेपाल की काफ़ी मदद भी करता रहा है। दोनों देशों के बीच एक संधि है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक देश के दूसरे देश में बिना पासपोर्ट या बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेपाल के लोग भारत में आ सकते हैं, भारत के लोग नेपाल में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, बिजली उत्पादन, है ना, साझे प्राकृतिक संसाधन और जल प्रबंधन ग्रिड के मामले पर एक साथ हैं। कौन? भारत और नेपाल, है ना। और क्या करते हैं, है ना, कोई 2 कारण और लिख सकते हैं आप। ठीक है प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के किन्हीं दो उद्देश्यों, है ना। जितने भी उद्देश्य संगठन बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य भलाई होता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के भी ऐसे उद्देश्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की देखो, मैंने अभी बताया था एक प्रश्न में कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई प्रथम विश्व युद्ध, है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, है ना, कि ताकि युद्धों को रोक सके, मगर वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। उसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कि लीग ऑफ नेशंस से मजबूत संगठन चाहिए, है ना। तो उसके उद्देश्यों का वर्णन क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है, और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाना है। तो इसका उद्देश्य है ना, किस प्रकार से विश्व तरक्की करे, है ना, जहाँ जिन देशों के बीच में संभावनाएं हैं उनको एक साथ लाना है। अच्छा, अब यदि इसकी बात करें यूनिसेफ की, है ना, का पूर्ण नाम लिखिए इसके किसी, है ना, एक कार्य का वर्णन कीजिए। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड्स, ठीक है। बच्चों की बुनियादी शिक्षा, उनका हिंसा से बचाव, दवाइयाँ, बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करता है। ये इसके कार्यों के 2 नंबर का प्रश्न बन गया है। अब हम प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं छात्रों। प्रश्न 19 क्या कहता है हमारा? प्रश्न 19 है, चीन के तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि करने के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का। अर्थात चीन ने बहुत तेजी से जो वृद्धि की है, तरक्की की है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जड़ता को समाप्त कर खुले द्वार की नीति अपनाई। पहले चीन ने अपने आप को अलग थलग कर लिया था, और उस जड़ता को ख़त्म करके इसने खुले द्वार, ओपन डोर की नीति अपनाई है। और इसने क्या किया? खेती का या कृषि का निजीकरण किया, है ना, व्यापार के नए नियम निर्धारित किए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत को बढ़ावा दिया, है ना। इसके अलावा भी आप अन्य कारण लिख सकते हैं। प्यारे छात्रों, प्रश्न नंबर 20 का एक कहता है, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के ऊपर प्रश्न अक्सर आता है, जरूर आता है ना। तो क्या बनेगा? विश्व की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व, है ना, और क्या सबसे बड़ा व सफल लोकतंत्र। सॉरी, मेरा एक प्रश्न छूट गया है ना। प्रश्न नंबर 20 की बात करें पहले। प्रश्न नंबर 20 की बात करें छात्रों। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के तर्क में प्रस्तुत कीजिए। अर्थात भारत को, है ना, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों मिले, है ना। तो देखिए, एक तो भारत की जो आबादी है वो विश्व में अब सबसे बड़ी है। पहले चीन सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र था, भारत हो गया था विश्व की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है भारत, या विश्व में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो भारत की है, और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत में ही है। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी नियमित या रेगुलर योगदान देता है ना, बजट देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी, है ना, क्रियाकलापों में या पहलकदमियों में भाग लेता है। तो ये भारत के दावे को मजबूत करते हैं, है ना। सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को मजबूत करने वाले कुछ तर्क दीजिए। तो ये तर्क ऐसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। यदि वैश्वीकरण की बात करें, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसमें बात करेंगे, एक तो वैश्वीकरण क्या है, मैंने आपको बताया था, वैश्वीकरण है श्रम, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचारों का एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के आना जाना, ये बताया था, है ना। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी है, इसका स्थान अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ले रहे हैं। राज्य का कार्य सीमित हो है अब, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, सरकारों के निर्णय पर एमएनसी का प्रभाव। एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव पड़ रहा है। राज्यों के हाथ में अब अत्यधिक आधुनिक टेक्नोलॉजी या तकनीक आ रही है या प्रौद्योगिकी मौजूद है ना।
और क्या है, नागरिकों को सभी सूचनाएं सरकार के पास उपलब्ध हैं, है ना। अधिक कारगर तरीके से अब सरकार काम कर रही है, तो ये इसका विश्लेषण हो जाएगा। इसके बी की चर्चा करें। प्रश्न नंबर बी क्या है, वैश्वीकरण के किन्हीं दो सांस्कृतिक प्रभाव जो हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। वेशभूषा के मामले में कक्षा में जिक्र करता रहता हूँ, क्या है, सांस्कृतिक एक रूपता का उदय हो रहा और सब जगह की संस्कृति एक जैसी लग रही है। जैसे हम पैंट शर्ट पहनने लगे हैं अब सब, है ना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषा हुआ करती थी। विश्व का पाश्चात्य संस्कृति पर प्रभाव है, अर्थात पश्चिमी संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं। संस्कृतियों की मौलिकता पर प्रभाव पड़ रहा है और क्या है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 22 की बात करें। भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए, है ना। भारत की सुरक्षा नीति किस प्रकार की है ना। तो 22वें प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम क्या करें, सैन्य क्षमता को मजबूत करना है और क्या, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको मजबूत करना है और देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना है और अर्थव्यवस्था का विकास करना है। इनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं, है ना, चारों के बारे में, और आपके 4 नंबर खड़े हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 23 का ए जो है 1947 में 1947 में हुए भारत के विभाजन के परिणाम, है ना। जो हमारा विभाजन हुआ उसके साथ साथ क्या क्या समस्याएं आई, है ना। तो इसके बारे में हम 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 बातें लिख देंगे। सांप्रदायिक दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमानों में अचानक दंगे हो गए। शरणार्थी आए पाकिस्तान से, उनको शिविरों में पनाह देना पड़ा, पनाह माने स्थान देना पड़ा। और आबादी अनियोजित एवं अव्यवस्थित स्थानांतरण हुआ। आबादी का जो है ना, एक देश से दूसरे देशों में आना जाना हुआ। और महिलाओं और बच्चों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ, है ना। महिलाओं के साथ मैंने बताया था उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उनसे जबरन शादियाँ कर ली गई, है ना। ये सब आप कारण लिख सकते हैं, है ना। महिलाओं की हत्या भी कर दी गई। कभी कभी तो उनके खुद के संबंधियों ने उनकी हत्या कर दी कि पता नहीं दूसरे समाज के लोग इनके साथ कैसा सलूक करेंगे, इस डर की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए, है ना। देखिए हमारी मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ आती हैं क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पर 2 चुनौती पूछी गई हैं। 4 नंबर का सवाल है। एकता और अखंडता की चुनौती थी, इसके बारे में आप लिख देंगे, है ना। लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती थी, लोकतंत्र स्थापित करना उस समय बड़ा टेढ़ी खीर साबित हो रहा था नेहरू जी के लिए, है ना। और क्या क्या आलोचनाएं हो रही थी वो सब हम पढ़ा चुके हैं क्लासों में। और सभी वर्गों का समान विकास करना था। इसमें केवल 2 के ऊपर हम विस्तार से लिख देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसे हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे। ठीक है छात्रों, पहले हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए अवतरण का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। इसे पढ़ना। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। दक्षिण एशिया जहाँ पर हम रहते हैं इसमें लोकतंत्र का रिकॉर्ड, है ना, मिला। कहीं लोकतंत्र है, कहीं सैनिक शासन है ना। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में हमेशा सहभागी है, अर्थात जनता लोकतंत्र चाहती है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में किए गए सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है, अर्थात अधिकतर लोग लोकतंत्र को चाहते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को ही वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। अब पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना गया है। प्यारे छात्रों, जब मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ाया था तब भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, है ना। मैंने बताया था चीन हमारे इसी क्षेत्र में बसता है, परंतु, है ना, हमारा पड़ोसी देश है, परंतु उसको हमने दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना है।
तो नहीं माना गया तो इसमें किस पर निशान लगा देंगे, चीन पर निशान लगा देंगे। इसका 24.2 क्या बनेगा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में किस देश में लोकतंत्र और सैन्य शासन का मिला जुला असर रहा है। अब देखिए लोकतंत्र और सैन्य शासन दो देशों में रहा है, वो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है। अब देखिए बांग्लादेश तो यहाँ है ही नहीं, तो हम किस पर निशान लगा देंगे प्यारे छात्रों, पाकिस्तान पर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं आगे से। ये क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला सबसे पहला देश, तो इसमें सबसे पहला जो देश है वो हमारा चीन है, श्रीलंका है ना। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला सबसे पहला देश हमारा श्रीलंका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने के लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा और यहाँ पर आते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के किस देश में राजा के समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। अब देखिए ये आप जब नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में क्या हो रहा है ना, एक तरफ राजा के समर्थक थे, एक तरफ माओवादी और एक तरफ जनता, है ना, इनके बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, है ना, तो इस पर निशान लगा देंगे। अब छात्रों नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 25। इस प्रश्न में अक्सर छात्र गलती करते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं और इसे हम गलती करते हैं अक्सर। अब बड़ा आसान प्रश्न है, इसमें 4 नंबर ऐसे ही बन जाते हैं। ये क्या कहता है, नीचे दिए गए, है ना, नीचे दिए गए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में 4 राज्यों ABCD के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या तथा मानचित्र में दिए गए संबंधित अक्षर को दिए गए प्रारूप में लिखें। हमें अपनी कॉपी में तालिका बनानी होती है, ये हमें मानचित्र फाड़ के नहीं लगाना होता, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, है ना। अब देखिए इसके लिए हमें मैप भी देखना पड़ा। वह राज्य जहां 1952 से 1967 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, है ना, कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, देखेंगे इसका मानचित्र। तो इसमें शायद, है ना, ये जो B दिखाया गया है यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता नहीं रही, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, है ना, अभी हम, है ना, इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, फिर बार बार हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा है वह राज्य जिसका, तो इसके लिए B आ जाएगा और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। अभी हम लिखेंगे इसमें, वह राज्य जिसका संबंध स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। अब रफ़ी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश को काय से दर्शाया गया है हमारे चित्र में, उत्तर प्रदेश को, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ D से दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 1957 में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। अब गठबंधन सरकार सबसे पहले बनी थी प्यारे छात्रों केरल में, और केरल हमारे यहाँ नीचे है ना, इसको A से दर्शाया गया है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का संबंध किस राज्य से था। ये पंजाब से था। पंजाब किससे दिखाया गया, C से दिखाया गया है ना। अब हम इस प्रश्न को देखो ऐसे करते हैं, मैं यहाँ से पेंसिल उठाता हूँ और इसको लिखता हूँ आपको क्या करना था। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर हमें लिखना है B, है ना, और यहाँ पर लिखना था हमें जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू, और छोटा छोटा लिख सकते हैं आप, है ना, कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है हमें दूसरे के में, ये हमारा D है, ये उत्तर प्रदेश के थे किदवई साहब, है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जहाँ गैर कांग्रेस सरकार बनी थी ये केरल में बनी, A से दिखाया गया है केरल, ठीक है। और अमृता कौर ये पंजाब की थी, पंजाब को C से दर्शाया गया, यहाँ आपको पंजाब लिखना। तो आप समझ गए होंगे अब तक। तो प्यारे छात्रों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पेंसिल रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ये हमारा दृष्टिबाधित क्षेत्रों के लिए, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए है
25वें के स्थान, मगर आपको करना है ये, ठीक है, हमें यहीं पर करना है इसे, और इसका उत्तर भी हम लिख लेंगे। ठीक है छात्रों, अब देखिए ये है पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अब छात्रों दूसरे नंबर पर जो रही थी वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। याद कर लेना इसे, अक्सर इसको गलत करते हैं बच्चे, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 26 नवंबर, है ना। इसके लिए आप NOV करके भी छोड़ सकते हैं, 1949। ठीक है, किस राजनीतिक दल को स्वाधीनता संग्राम की विरासत थी। लोग मानते थे कि इस कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ाद कराया है ना, ऐसा लोगों का मानना था कि कांग्रेस पार्टी को आ जाएगा इसका उत्तर। और यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक, इसमें नाम आता है बाबा साहब, भी लिख सकते हैं आप, बाबा साहेब, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर एक ही नाम है, भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। इनको संविधान निर्माता के रूप में भी देखा जाता है ना। तो ये हम इन प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें पेंसिल हटा देते हैं, ठीक है, और हम 26वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कार्टून में दिए गए सितारे, है ना, ये सितारे हैं, 12 सितारे हैं, और ये क्या कहते हैं, सितारों का घेरा किस बात का प्रतीक है। तो छात्रों, है ना, ये यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ये एक गोले के रूप में बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, है ना, ये एक गोले के रूप में बने हुए हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, एकता और मेल मिलाप का ये प्रतीक है ना। और क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, आगे चलें। यदि यूरोपीय संघ के उस सदस्य देश का नाम लिखिए जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य फ्रांस है, ठीक है। और यूरोपीय संघ के टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दर्शाया गया है ना, टाइटैनिक, है ना, टाइटैनिक के रूप में क्यों दर्शाया गया ये। तो 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश की जो नाकाम रही। जैसे ये टाइटैनिक जहाज है, ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, ये मंजिल तक पहुंचने में नाकाम रहा, तो इसकी तुलना हमने इससे की है, क्योंकि ये भी संविधान बनाने में नाकाम रहे, है ना। अब इसे ही टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया। क्यों दिखाया गया, क्योंकि टाइटैनिक जहाज भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया और यूरोपीय, है ना, साझा संविधान भी नहीं बन सका, ठीक है। अब हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे प्यारे छात्रों, प्रश्न जानना जरूरी है ना। ये हमें अब कॉपी में लिखना, कैसे, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो ब्लाइंड छात्रों के लिए, पर हाँ अब कॉपी में आपको भी करना। परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पर है ना 26 के स्थान पर है, कैसे लिखेंगे इसे हम। इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाले यूरोपीय संघ के एक देश का नाम लिखिए। इसमें जर्मनी और फ्रांस है, किसी एक देश का नाम लिख देंगे, है ना, जर्मनी या फ्रांस, किसी एक देश का नाम लिख देंगे आप, ठीक है। maastricht संधि पर का विरोध करने वाले देश का नाम, दो देश थे ये, डेनमार्क और स्वीडन, किसी एक देश का नाम लिख देंगे, डेनमार्क या स्वीडन, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, है ना, यूरोपीय संघ की स्थापना 92 को हुई, ठीक है छात्रों। और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किस वर्ष हुआ,
इसका उत्तर है 1957। ठीक है छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, इसे पढ़ेंगे हम जानने के लिए यहाँ आ गए। प्रश्न नंबर 27 कहता है सोवियत संघ के पतन के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। अर्थात सोवियत संघ का पतन किस प्रकार से हुआ, है ना, क्यों हुआ, क्या कारण रहे, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध हो गई थी, रुक गई थी, लोगों की आकांक्षाओं का पूरा नहीं हो पा रही थी, अर्थात लोग ज़्यादा आकांक्षा कर रहे थे। प्यारे छात्रों, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए, है ना, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के नाम से सुधार किए, लोग उससे ज़्यादा चाहते थे। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ और हथियारों की जो होड़ थी उससे देश पिछड़ रहा था, ये संघ पिछड़ रहा था। और प्यारे छात्रों, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया जिससे उसकी स्थिति नाजुक हो गई या खराब हो गई। इसका अथवा है, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन किया। सोवियत प्रणाली की अच्छाइयाँ बतानी है ना, विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था, यह धुरी वही थी। और क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते थे ये, और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित व्यवस्था थी, समाजवाद के आदर्शों का समर्थन करते थे। सोवियत जो प्रणाली थी नियोजित अर्थव्यवस्था थी, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं सभी नागरिकों को उपलब्ध थी, है ना, तो कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं सभी नागरिकों को मिली हुई थी। और यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो काफ़ी उन्नत थी या अच्छी किस्म की थी। और प्यारे छात्रों, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं था। यहाँ पर निजी संपत्ति का न होना, है ना, यहाँ जो संपत्ति थी वो सार्वजनिक थी। अब प्यारे छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न लेकर हाजिर हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 28 का ए, ये कहता महामारियाँ मानवता की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं। कोई एक उदाहरण देकर समझाइए हैं कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही ऐसी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। एक महामारी का आपने अभी है ना सामना किया, हमारे सभी देशों को बहुत ज़्यादा पिछाड़ दिया इसने, है ना, उसका आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। महामारियाँ विश्वव्यापी खतरों के अंतर्गत विश्व सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। एड्स है महामारी, एड्स आप जानते हैं, बर्ड फ्लू है। सार्स के मद्देनज़र 1990 के दशक में यह धारणा उभरी कि कोई भी देश इन समस्याओं को समाधान अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि ये समस्याएं सभी देशों में आती हैं, उनका समाधान भी सबको मिलकर ही करना है। अभी 2019 में कोविड-19 इसलिए नाम रखा क्योंकि ये 2019 के लास्ट में आया। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली देश था ना अमेरिका, उसकी अर्थव्यवस्था को इसने काफ़ी हानि पहुंचाई। इस महामारी से जान और माल दोनों की हानि हुई, है ना, जानें भी गई, माल को भी क्षति हुई। इस महामारी का निराकरण मानव की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में एक देश, है ना, विश्व में देशों की आपसी निर्भरता के कारण ही संभव हो पाई। अगर हम देश सब एक दूसरे की मदद ना करते तो आज इस महामारी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होता। तो हमने सबने मिलकर इसका, है ना, समाधान खोजा। प्यारे छात्रों, 28 का भी क्या कहता है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में विश्वास बहाली की प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा पर जाना है। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न देशों के बीच हिंसा को किस प्रकार कम किया जा सकता है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं प्यारे छात्रों, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपाय हैं, है ना, कैसे देशों के बीच, है ना, हिंसा, है ना, को कम किया जाए, जो हिंसा है उसको कम किया जाए, ना, रोका जाए। और क्या है, सैन्य टकराव और प्रतिबद्धता वाले देश, है ना, सूचनाओं तथा विचारों का नियमित आदान प्रदान करें। नियमित आदान प्रदान का जो फैसला है वो सही है, और दोनों देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक सैन्य योजनाओं के विषय में बताते हैं। तो ऐसा इसमें रखा गया है। और क्या है छात्रों, है ना, वे ये भी बताते हैं कि उनके पास किस प्रकार का सैन्य बल है ना,
क्योंकि हमें पड़ोसी को विश्वास में लेना होता है। और ये भी बता सकते हैं कि सैन्य बल कहाँ तैनात है, हमने कहाँ पर कितना रखा हुआ। प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी में पड़कर जंग न कर दे, है ना, दूसरा देश कहीं गलतफहमी में ना हो जाए कि ये हम पर हमला करने वाला, जंग की शुरुआत ना कर दे, इसलिए उसको विश्वास बहाली, है ना, विश्वास में लेना जरूरी है। उन्हें आश्वस्त करते हैं या आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही है। अर्थात जैसे हम पाकिस्तान को ये बताते रहे हैं कि हमारी तरफ से आप पर कोई हमला अभी नहीं किया जा रहा है, तो हमसे अभी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो डर कर भी हम पर हमला कर बैठे। प्यारे छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 29A की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29A कहता है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित उठाए गए वैश्विक प्रयासों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण की सुरक्षा में आप किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। देखिए छात्रों, इसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, भारत में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है ना। हमारे यहाँ सभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके लिए क्या कर दिया गया है ना, स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2003 में बिजली अधिनियम में रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं। प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की ओर रुझान, है ना, बढ़ता जा रहा है। अब हम कोयले का बहुत कम से कम उपयोग कर रहे हैं बिजली बनाने में या अन्य चीज़ों में। पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान का उत्तर, है ना, विद्यार्थी अपने विवेक से भी दे सकते हैं, है ना, आप और कोई भी उत्तर दे सकते हैं। अब इसका 29वें के बी की चर्चा करें तो ये प्रश्न है हमारा, इसे हम पढ़ते हैं और जल्दी ही हम इस पेपर को समाप्त कर लेंगे। वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। आजकल तेल की ज़्यादा जरूरत है। संसाधनों की भू राजनीति को यह किस प्रकार प्रभावित कर रहा। पहले लकड़ी के ऊपर भू राजनीति होती थी, अब तेल के ऊपर होती है, क्योंकि लकड़ी है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थी, अब तेल ज़्यादा उपयोगी हो गया था, इसके ऊपर लड़ते मरते हैं हम। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है ना। तेल से ही सब चीज़ों का आना जाना होता है, हमारे ट्रकों बसों में सब जगह तेल का इस्तेमाल होता है, हवाई जहाज वगैरह में। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है, इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता रहा है। जहाँ तेल के कुएं हैं वहीं ज़्यादा, है ना, संघर्ष छिड़ता रहा है। पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में यह स्पष्ट रूप से, है ना, दिखाई देता है। खाड़ी के देशों में मौजूद तेल पर विकसित देश नियंत्रण करना चाहते हैं, नियंत्रण रखना चाहते हैं। खाड़ी क्षेत्र विश्व का कुल उत्पादन का 30% तेल मुहैया कराता है। अमेरिका, चीन, जापान, भारत में इस तेल की खपत तो होती ही है, परंतु ये देश तेल उत्पादक देशों से बहुत दूरी पर हैं। सरकारों को मौजूदा चिंता सुरक्षित जलापूर्ति बनाए रखने की है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इसकी आपूर्ति बनी रहे, इस प्रकार के लिए हम काम करते हैं। प्यारे छात्रों, 29 का जो बी है ना, 29 का जो बी है ये हो गया है। अब हम आते हैं 30 के ए पर। 30 का जो ए प्रश्न है ये क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई, है ना। बाद में राज्यों का जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। जब सत्ता हमारे हाथ में आ गई तो फिर हम डरने लगे कहीं देश बिखर ना जाए, टूट ना जाए, तो जो बात हम उनसे मांग रहे थे उससे हटने लगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में, है ना, स्वतंत्रता के पश्चात पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़का। पुराने मद्रास में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे, है ना। उस समय के मद्रास में आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने के लिए विशाल आंध्र आंदोलन, है ना, चलाया गया।
और मांग की गई तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठित करने रहना नए राज्य बनाने की मांग का संघर्ष चल पड़ा। या अन्य राज्यों से भी है ना भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी। इन संघर्षों से बाध्य होकर या मजबूर होकर है ना केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था। अतः सीमांकन का मतलब है राज्यों की सीमाएं खींचना, बनाना राज्यों की सीमाएं कि यहाँ से यहाँ तक ये राज्य है। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, राज्यों की सीमाएं हैं वो किससे निर्धारित की जाए, वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, है ना। इस राज्य की रिपोर्ट के आधार पर 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ या पास हुआ, जिसके आधार पर अब कितने राज्य बनाए गए भारत में? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और हमारा 30 का जो बी है, या इसे हम लास्ट क्वेश्चन भी कहें तो ये क्या है हमारा? भारतीय संघ के साथ रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना। सरदार पटेल की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है। प्यारे छात्रों, आज़ादी के तुरंत है ना पहले जब आज है ना अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर भारत के साथ साथ जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला राज्य है वो तो आज़ाद हो ही जाएगा, उसके साथ साथ रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से या ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अंग्रेजों पर 2 प्रकार से शासन था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले हैं जहाँ पर ब्रिटिशों का अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। कुछ जगह देसी रजवाड़े थे अंदर और बाहर से ब्रिटिश शासन के अधीन थे, है ना। तो अंग्रेजी राज्य का यह नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, अपने आप को आज़ाद बनाए रखें। तो राज्यों को छूट दे दी गई थी और यह अधिकार प्रजा को नहीं था बल्कि राजाओं को यह फैसला लेना था। राजा क्यों चाहेंगे अपना राज्य देना किसी को? वो तो चाहेंगे हमारा ही चलता रहे, है ना। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा आ गया, है ना, तथा छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने। अब देखिए जिसके लिए हम आज़ाद हुए वही आज़ादी जाने वाली थी। ऐसा लग रहा था हमारे राजनेताओं को कि भारत को यदि ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये विभिन्न छोटे बड़े राज्यों में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ लगभग 565 रियासतें थी, तो भारत के इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे। फिर हमारी आज़ादी का क्या महत्व है? रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, है ना, उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। या अधिकतर राज्यों और रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय शामिल होने के लिए रजाबंदी कर ली, उन्हें सहमत कर लिया। उन्होंने बहुत ही चतुराई और युक्तिपूर्ण तरीके से कार्य किया। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, है ना, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, है ना, 15 अगस्त 1947 से पहले ये भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, है ना, सहमत हो गए और उन्होंने विलय पत्र पर या, है ना, विलय के लिए संधि पत्र पर या सहमति पत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पर हस्ताक्षर करवा लिए, है ना। सरदार पटेल ने उनसे दस्तखत करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए, साइन करवा लिए। छात्रों, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय थोड़ा कठिन साबित हुआ, परंतु ये भी भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। तो ये थी हमारी समस्याएं। ये जो है ना, इसमें सरदार पटेल की भूमिका का आप इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। ये 6 नंबर का सवाल है। प्यारे छात्रों, अब मैं आपको चाहूँगा कि आपने कहाँ गलती की है, अपना मूल्यांकन स्वयं करें और इस प्रश्न पत्र को अपनी कॉपी में लिखें, है ना। हमारी बात सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।